हेलो। जैसा कि आप लोग को पता है, आज रक्षाबंधन का दिन है, लेकिन मुझे क्लास लेना था और मैं जनरल हिंदी, आपको मतलब सामान्य हिंदी, जैसे आपकी यूपीएसआई, यूपी टेट और यूपी ट्रिपल एस यानी पेट के लिए बता रहा था। और उसके आगे हमने उस दिन समास देखा था। जैसे समास में हमने जितना देखा, समास में 3 समास हमने देखा था। ठीक है, द्विगु और बहुब्रीहि और उसको देख लिया था। हाँ, अभी आज हमारा बाकी है द्वंद्व, अव्ययीभाव और तत्पुरुष। ये तीनों समास जो हैं इसको हमें देखना है अभी। उस दिन की क्लास के बाद एक दिन की क्लास की व्यवधान हुई थी और आज देखना है कि आज की ये तीनों जो है हमारा द्वंद्व समास और अव्ययीभाव और तत्पुरुष, ठीक, ये तीनों को आज कंप्लीट करना है। अभी आपका एसआई की एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन तब पर भी इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखना ज़रूरी है कि 1 सेकेंड रुक जाइए, बस आवाज़ चेक कर लेने दीजिए। बस आवाज़ चेक। हेलो। 1 मिनट। हाँ, तो हमारे हिसाब से आवाज़ आप लोग को सही सुनाई देगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो वाली माइक जो थी ना, आहूजा वाली, उस माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम। और चलिए तब आज शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी क्लास जो है उसको यहाँ से शुरू करते हैं आपकी, जो कि आपका कमेंट देखने की व्यवस्था। जैसा कि उस दिन मैंने आपको बता दिया था इसको कितना करना है कितना नहीं करना, और 3 समास हुआ था। ठीक है, जो 3 समास हुए थे, 3 समास में अपने को वो क्या था, आज देखिए जो समास है उसका बताया था। समास किसे कहते हैं? समास का मतलब होता है संक्षेप करना किसी शब्द का, तो उसको संक्षेप में किया जाता है। अब देखिए आज जो समास है, समास की परिभाषा पहले उस दिन मैंने आपको क्या बताया था, समस्त पद, ठीक, सामासिक पद, ठीक, सामासिक पद और समास विग्रह, ये 3 चीज़ मैंने आपको उस दिन बताया था। ठीक है, और रही बात जो पीछे की है उसको तो लास्ट में रिवीजन कर लेंगे, बाकी इस पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूँगा। अब उसमें देखिए आज जो है हमारा द्वंद्व समास जो 5वां समास था, इसको पढ़ना जरूरी था। तो द्वंद्व समास जो है उसको परिभाषित करता हूँ मैं पहले। इसको आप देखिए, द्वंद्व समास कहते किसको है? ठीक है, द्वंद्व समास कहते किसको? द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास एक दूसरे में, इसमें क्या होता है द्वंद्व समास में, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? अब इसमें क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, ये नहीं, पूर्व पद और उत्तर पद, 2 पद होते थे, एक प्रधान पद होता था, एक गौण पद होता था। ठीक है, इसमें ये दोनों पद आपके क्या है? ये दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। और इसमें ये देखिए और, ठीक, अथवा, क्या है? और, अथवा, तथा, एवं, ठीक, तथा एवं। क्या होता है? इसमें होते हैं तथा एवं या, जैसे योजक चिन्ह, क्या योजक चिन्हों का
लोप हो जाता है। क्या होता है, योजक चिन्हों का इसमें आप क्या करेंगे, योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप का मतलब खत्म हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक, इसमें जो योजक चिन्ह होता है आपका, वो योजक चिन्ह क्या होता है, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब लोप जुड़ने से क्या, समस्त पद में द्वंद्व समास होता है। अब जब जो दोनों पद जुड़ जाए, ठीक, इसमें क्या होता है, इनका जब योजक चिन्हों की लोप होने से जुड़ने वाले शब्द, क्या जुड़ने वाले समस्त पद जो जुड़ते हैं पद ना, वह द्वंद्व समास होते हैं। जो पद योजक के बाद जुड़ते हैं वह द्वंद्व समास हो जाते हैं। वह द्वंद्व समास हो जाते हैं। ठीक है, यह है आपका द्वंद्व समास की परिभाषा, एक तरह से कह लीजिए इसको। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। अब देखिए जैसे क्या होगा, जैसे होता है, अब देखिए ये माता है, अब इसको हम जब करेंगे तो माता पिता, भाई बहन। अब देखिए यहाँ योजक चिन्ह क्या अपना, योजक चिन्हों का हमने लोप, यहाँ योजक चिन्ह का क्या हो रहा है, लोप हो जाता है। ठीक है, और इसमें हो जाएगा राजा रानी, एक दूसरे से लेकिन जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो विलोम शब्द दिखाया जाए, लेकिन विलोम का, जिसमें विलोम पूछा जाता है, हमें विलोम का हमें उसी में उत्तर देना होता है, तो एक तरह से विलोम शब्द को ही हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सीताराम हो जाएगा, तो सीताराम। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या, सीताराम, दाल भात, एक और बता दूं आपसे, लोटा और डोरी। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, बिना योजक चिन्ह के होते हैं। ठीक है, और पाप पुण्य, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, पाप पुण्य हो जाए, इसमें एक और हो जाता है आपका जन्म मरण, ठीक, जन्म और मरण हो गया। ठीक है, अब देखिए सुख और दुख, इसको हम क्या कहेंगे, सुख और दुख। ठीक है, तो देखिए ये सुख और दुख हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, ये सुख और दुख हो गया। ठीक, इत्यादि क्या है इसके उदाहरण। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर योजक चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे, अगर योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते तो इसमें होता है क्या, योजक चिन्ह का प्रयोग करने का मतलब ये था कि जब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते तो इस सब में क्या लग जाएगा, और लगेगा। अब जैसे देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे हमने लिखा था ना, माता पिता। ठीक, ये हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, इसमें क्या होगा कि माता और पिता, ठीक, मेरे माता पिता अच्छे हैं, अब ऐसे लोग लिखते हैं ना। अब देखिए, मेरे माता पिता क्या है, अच्छे। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इस समास में बस द्वंद्व किसका लोप हो रहा है पता है, लोप किसका, और का। जब मैं समस्त पद में आऊंगा, जब इसको आप करेंगे, समस्त पद में करेंगे, तो माता पिता लिखेंगे, और माता और पिता क्या है, और चिन्ह का क्या हुआ है यहाँ पे, लोप मतलब खत्म हुआ। ठीक, ये हो गया आपका। और अब अगला देख लीजिए, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अब ये पाप और पुण्य मैंने आपको बता दिया था, तो पाप पुण्य में क्या होगा, पाप या पुण्य हो जाएगा, पाप या पुण्य। ठीक, देखिए यहाँ या योजक चिन्ह था, यहाँ जब या योजक चिन्ह था तो इसका क्या हुआ, इसका लोप हो गया। पाप पुण्य का फल अवश्य मिलता है, पाप पुण्य का फल क्या है, अवश्य मिलता है, पाप और पुण्य का फल अवश्य मिलता है। ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह तथा और या, ठीक, इन लोगों का क्या होता है, लोप हो जाता है। क्या होता है, इन सबों का लोप हो जाता है। ठीक है,
अब देखिए ये लोप ये हो गया आपका द्वंद्व। द्वंद्व एक तरह से देखा, द्वंद्व मतलब विपरीत, माता पिता भाई बहन पाप और पुण्य दाल भात लोटा और डोरी, ये सब चीज़ आपको हमेशा देखना पड़ेगा। द्वंद्व समाज उतना वो नहीं है, लेकिन द्वंद्व समाज के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समाज के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समाज के 3 भेद होते हैं, वहीं लिख लेते हैं। द्वंद्व समास के भेद। अब ये 3 भेद कौन? द्वंद्व समास के इसमें 3 भेद होते हैं आपके, कौन से होते हैं? इसमें इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व, ठीक। और नंबर दूसरा, पहले दूसरा लिख लेते हैं, फिर एक एक का परिभाषित करते हुए आपको चलेंगे। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व क्या है? समाहार द्वंद्व, ठीक है, समाहार द्वंद्व। और तीसरा क्या है? जो समाहार द्वंद्व होता है, फिर तीसरा क्या होता है? वैकल्पिक द्वंद्व। क्या हो जाएगा इसको? वैकल्पिक क्या होगा? वैकल्पिक द्वंद्व क्या हो जाएगा? वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व। और ये क्या है? तीनों किसके? द्वंद्व के समास के भेद है, जो 3 भेद होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 भेद होते हैं। हाँ, अब इसको कहते किसको हैं ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे किसको कहते हैं, कहता है द्वंद्व समास, ठीक। अब देखिए पहला है क्या? इतरेत्तर द्वंद्व। इसकी परिभाषा यहीं दे देता हूँ। इतरेत्तर द्वंद्व कहते हैं किसको? जिसमें दोनों पद प्रधान है। क्या है? जिसमें दोनों पद क्या प्रधान, जिसमें दोनों पद प्रधान है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? इतरेत्तर द्वंद्व, ठीक। इसको इतरेत्तर, उसको क्या कहेंगे? इतरेत्तर द्वंद्व, ठीक है। अब देखिए जैसे में क्या होगा, इसका उदाहरण आपको होगा राम कृष्ण, राम और कृष्ण। अब ये दोनों पद प्रधान, इसमें नहीं कि ये गौण है कुछ, राम और कृष्ण कौन? दोनों भगवान है, तो इसलिए दोनों का पद क्या है? दोनों का पद प्रधान है, ठीक। और जैसे माँ, माँ और बाप, अगर ये देखा जाए आपसे, माँ और बाप, तो क्या है? ये दोनों, इसमें किसी को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक। और बहन भाई कह लीजिए या भाई बहन कह लीजिए, क्या है? भाई बहन। अब देखिए इसको हम कहेंगे पूर्व पद, क्या है? ये पूर्व पद। और ये क्या है? उत्तर पद, ठीक, उत्तर पद। अब ये दोनों पद क्या है? आपस में किसी से कोई छोटा और बड़ा नहीं है, इसलिए क्या है? ये दोनों आपके कहे जाएंगे इतरेत्तर पद द्वंद्व, ठीक। ये दोनों कोई गौण नहीं ना कोई प्रधान, इसमें क्या है? दोनों पद प्रधान कहे जाएंगे, दोनों पद प्रधान कहे जाएंगे, ठीक है। दोनों पद क्या है यहाँ पे? प्रधान, ठीक। आगे देखिए, अगला देखिए। अब उसके बाद क्या होता है? समाहार द्वंद्व क्या होता है? अभी समाहार द्वंद्व, ये सब मैं परिभाषित इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को काम में आ जाएगा, ठीक है। आपको के काम में आ जाएगा, तो आपके काम में आएगा, तो इससे क्या मतलब निकलेगा कि जब काम में आएगा तो इसको आप जब आप इसको जानते रहेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ठीक। कभी पूछ दिया अगर मान लीजिए एसआई के पेपर में, या तो यूपी टेट या ट्रिपल एससी पेट में कभी भी पूछ सकता है कि द्वंद्व के कितने भेद होते हैं, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो आप सोचेंगे कि कहा कि तुमने पढ़ा नहीं द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। तो इससे आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, ठीक। इसको जब जानेंगे आप, तो आपको भी अच्छा लगेगा, अच्छा मुझे बात मालूम है, कहीं से भी कुछ भी आ जाए हम कर सकते हैं। अब जिस समासिक पद के समूह, क्या जिस समासिक पद में समूह या इकट्ठा होने का अर्थ निकलता है, यानी समूह कई चीजों का समूह दिखे, और या तो कुछ लगे या ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जैसे विद्यार्थी, ठीक, छात्र एवं छात्राएं, ये क्या है? द्वंद्व। छात्र और छात्राएं, छात्र और छात्राएं, छात्र या छात्राएं, ठीक। तो इसमें क्या है? ये समाहार का उदाहरण, समाहार का उदाहरण का कहने का तात्पर्य है छात्र एक होगा नहीं, छात्राएं एक होंगी नहीं, जब भी होंगी तो समूह में होंगी, इसको हम क्या कहेंगे? छात्र और छात्राएं क्या होगा आपका? इसमें समाहार द्वंद्व, ठीक। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, जिस समासिक पद क्या है? जिस समासिक पद में जिस समासिक पद में क्या होगा? इसमें जिस समासिक पद में पद कहिए या शब्दों में, ठीक, ये
शब्दों में क्या है? अब शब्दों में बहुत सारे लोगों का बोध हो, मतलब कि जब बहुत सारे लोग, समूह, ठीक है, समूह या इकट्ठा, या इकट्ठा, इकट्ठा होने का, हमें इकट्ठा होने का बोध होता है। क्या है? होने का बोध होता है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे समाहार। उसे उसे समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व कहा जाता है। उसको क्या कहा जाए? उसको समाहार द्वंद्व कहा जाए। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब आप आइए इसका एग्जाम्पल आपको, जैसे जीव, जीव जंतु। अब क्या है? अब जीव जंतु की यहाँ भाषा बोली गई है। जीव और जंतु भी हो सकता है, जीव या जंतु भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, समासिक पद जीव और जंतु है बनने के बाद। अब जीव और जंतु में कर दो, ठीक, इसमें योजक की नहीं, मतलब और लोप तो होगा नहीं। चलो ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे आपको ये बता रहा है जीव और जंतु। जीव जंतु एक तो होगा नहीं, कोई एक तो होता नहीं, ये तो मतलब बहुत समूहों में होते हैं ना जीव जंतु। तो ये जीव जंतु को हमको देख लेना है यहाँ पे, ठीक। जीव जंतु आदि सब, जीव जंतु, देखिए जीव जंतु आदि, क्या ये हो गया आपका, ठीक है। दाल रोटी, दाल में एक दाल थोड़ी ना होती, दालों का समूह होता है, दाल जब बच जाए रोटी, ये हो गया आपका। तो इसमें क्या है, खाद्यान्न पदार्थ से हो, तो इसलिए क्या है इसमें समाहार द्वंद्व का मतलब क्या है? ये जो समाहार द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व का मतलब ये है कि जिस समासिक पद या सबके शब्दों में समूह या इकट्ठा होने, समूह या इकट्ठा होने, क्या है, समूह या इकट्ठा होने का बोध, क्या हो, बोध हो, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व कहा जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें भी कोई पद प्रधान, इसमें पद प्रधानता की कोई बात नहीं कहेगी, ठीक है। जैसे हम इतरेत्तर द्वंद्व में पढ़ के अभी आ रहे थे, जिसमें दोनों पद की प्रधानता, उसमें कोई एक पद नहीं, दोनों पद की प्रधानता रहती थी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? अब देखिए, ये समाहार द्वंद्व, ठीक। द्वंद्व समास के कितने भेद? 3, इतरेत्तर, समाहार और वैकल्पिक। अभी तीसरा मैं बता रहा हूँ। और एक क्या होता है, एक होता है वैकल्पिक, क्या होता है, एक होता है एक होता है वैकल्पिक, ठीक है। ये देखिए तीसरा, ये क्या है, ये आपका तीसरा, ये क्या है आपका, ये तीसरा होगा। जिस समास में दोनों पदों, जिस समास में दोनों पदों के बीच विकल्प सूचक शब्द, देख लो, जिस समास में दोनों पदों के बीच, क्या होगा, दोनों पदों के बीच विकल्प, क्या है, दोनों पदों के बीच में क्या है, विकल्प, दोनों पदों के विकल्प सूचक शब्द, विकल्प सूचक, क्या है, विकल्प सूचक शब्द, ठीक। या, अब जैसे या, अथवा, या हुआ, अथवा हो गया, ठीक है। अथवा का लोप रहता है, क्या है, ये लोप रहता है, क्या है, ये लोप रहता है, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व, उसे कहते हैं वैकल्पिक, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वैकल्पिक द्वंद्व, उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, हम वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, क्या है, पाप पुण्य, पाप पुण्य का काम क्या है, पाप और पुण्य कह सकते हैं। पाप, इसको क्या कहेंगे, पाप या पुण्य, देखिए, पाप या पाप या पुण्य हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे हो गया। और दूसरा ऊंच नीच, ऊंचा
नीचा। अब क्या ऊंचा और नीचा हम कह सकते हैं इसको, हम लोग क्या कहेंगे इसको, ऊंचा और नीचा। ठीक, तो क्या होगा ऊंचा और नीचा, लाभ और हानि। ठीक, ये भी आपका द्वंद में ही आ जाएगा। भला और बुरा, भला और, भला या बुरा नहीं, भला और बुरा। ठीक, या अथवा बुरा। ठीक, ये हो गया आपका वैकल्पिक द्वंद। ये आपके वैकल्पिक द्वंद के क्या है सर, उदाहरण है। ठीक है, अभी देखिए, अब इसके बाद अगर देखा आपका बचता है कौन सा समास, अव्ययी भाव। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, पाप अथवा पुण्य भी होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो हिंदी की क्लास है, ये रेगुलर क्लास में सुबह अब लेता रहूँगा। सुबह हमारे हिसाब से मैं क्लास है आपकी 6:30 पे जरूर स्टार्ट कर दूंगा। सुबह 6:30 पे डेली यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी और क्या कहेंगे यूपी एसआई और एसएससी जीडी, ये हर एग्जाम के लिए आपको उपयोगी सिद्ध होगी ये क्लास। ठीक, अभी देखिए, अब आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला एक बचता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, वैसे लोग इसको सबसे पहले पढ़ा देते हैं, लेकिन अव्ययी भाव समास में इसलिए नहीं पढ़ाया सबसे पहले। इसको देखिए आप, अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें पूर्व पद की प्रधानता रहती है। इसमें क्या है, पूर्व पद की, पूर्व पद और उत्तर पद आपको समास में समझना जरूर है। पूर्व पद का मतलब क्या होता है, पहला पद, और जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें पहला पद और लास्ट का जो दूसरा पद होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे उत्तर। उसको हम क्या कहते हैं, कहेंगे उत्तर। ठीक, इसको याद रखिए। अब देखिए जैसे क्या है, पूर्व, इसका पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय, इसका पूर्व पद क्या है, अव्यय होता है, और समस्त पद प्राय क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं अव्ययी भाव के तुलना में। क्या है, और समस्त पद क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया का विशेषण। जैसे विशेषण आपको मैं पढ़ाया भी था पहले जब आरो की क्लास लेता था, तो उसमें विशेषण और विशेष क्या होता है ये चीज मैं आपको बता दिया था। ठीक, के रूप में प्रयुक्त होता है। अब चलिए देखिए क्या है, इसमें पूर्व पद। ठीक, देखिए अब इसका पहले परिभाषा लिखिए। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, इसमें अव्ययी भाव। ठीक है, और इसका पूर्व पद अव्यय होता है। ठीक, और समस्त पद की प्रायः क्या, प्रायः क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जो समस्त पद है यानी उत्तर पद, पूरा पद वो क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण में होता है। जैसे भरपेट, देखिए यह है भरपेट। ये क्या है, ये है भरपेट। अब इसमें भरपेट है। ठीक है, ये है भरपेट। अब देखिए प्लस कर दीजिए इसको। अब यहाँ पेट भर के, क्या है, पेट भर, यहाँ हम क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे पेट। ये क्या है, ये है पेट भर। एक क्वेश्चन पे ये हो गया आपका यहाँ पे आमरण। आमरण अनशन होता है ना, लोग संकल्प लेते हैं आमरण, जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक नहीं खाऊं, यही होता है ना आमरण। तो इसका क्या हो जाएगा, आ प्लस मरण, क्या है, आ प्लस मरण, आमरण हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मरण तक, मतलब लास्ट तक, क्या है, मरण तक। ठीक, आपको यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए कुछ अव्यय भाव समास निम्नलिखित है। अब देखिए कुछ जो है उसको और बता दें। क्या है, अकारण, अकारण क्या है, अव्ययी भाव समास हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो गया ना। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, मैंने पेट भर, क्या है, अब देखिए मैं एक उदाहरण पेट भर का आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, मतलब इसको बाद में भी कराऊंगा। मैं क्या है, मैंने क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो पेट भर का है इसको देखिए क्या है, मैंने पेट भर। अब देखिए यहाँ मैंने पेट भर, भर पेट, इसको दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। मैंने क्या होगा, मैंने, इसमें जो मैंने भर पेट, मैंने भर पेट। ठीक, मैंने भर पेट क्या किया, भर पेट हमने खाना ही तो खाते हैं, खा लिया। ये क्या है, मैंने भर पेट खा लिया। चलो ठीक, अब देखिए भर पेट
और खा लिया क्रिया विशेषण बता रहा है ना, तो मैंने खा लिया, इसमें क्या है, इसमें आपका क्रिया विशेषण। अब भर क्या है, अब देखिए ये भर भर में अव्यय है, भर क्या है, ये अव्यय है, ये लिंग वचन के साथ नहीं बदलेगा। ठीक, क्या है, ये अव्यय हो गया। पेट क्या है, संज्ञा है, पेट क्या है, ये संज्ञा है। ठीक, अब देखिए ये जो पेट संज्ञा है, अब भरपेट दोनों मिलाइए, भरपेट ये क्या है आपका, ये है क्रिया विशेषण, ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण, इसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। ठीक, भर क्या है, अव्यय हो गया, पेट क्या है, संज्ञा हो गया, खा लिया क्रिया है, खाना एक क्रिया है, खाना एक क्रिया है, तो इसकी विशेषता बताया कि हमने भरपेट खाया। ठीक, ये हो गया आपका पूरा। तो इसमें जब आपको ऐसा लगा कि नहीं ये भरपेट थी, अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक, अब देखिए कुछ अव्ययी भाव समास के मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। अकारण, अभूतपूर्व। ठीक, अभी तो मान लो इसका जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा आपको 50-100 क्वेश्चन का, तो आपको समझ में ही आ जाएगा ये कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, बेकार, बेकार, बेकसूर, क्या होगा, बेकसूर, बेकसूर भी हो जाएगा। ठीक, फिर बेकाम, यहाँ देखिए बेकाम। ठीक, अव्ययी भाव में क्या है, अव्ययी भाव में जो प्रथम पद होता है इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। क्या है, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। ठीक है, प्रधानता रहती है, और इसका पूर्व पद अव्यय होता है। क्या होता है, इसका पूर्व पद अपव्यय होता है। ठीक है, अव्यय होगा, इसको ध्यान रखिए, इसका पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा। और समस्त पद क्या होगा, प्राय क्रिया विशेषण, समस्त पद क्या होती है, क्रिया विशेषण हो गए। ठीक, अब देखिए कभी कभी शब्दों की द्विरुक्ति अव्ययी भाव समास भी आते हैं। देखिए इसको मैं बता दे रहा हूँ कितने भेद होते हैं, अभी यहाँ तक आपको मैंने बताया। अब देखिए कभी कभी द्विरुक्ति भी अव्ययी भाव समास होता है। अब क्या होता है द्विरुक्ति, अब जिसमें द्विरुक्ति, द्विरुक्ति क्या होती है इसको देख लीजिए आप। द्विरुक्ति, द्विरुक्ति क्या होती है, द्विरुक्ति जो दोनों शब्द बार बार आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं द्विरुक्ति। तो क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे द्विरुक्ति शब्द। जैसे क्या होगा, अब देखिए क्या है, द्विरुक्ति शब्द में होता है कि कोड़े कोड़े, अब ये प्रयोग होता है कि कोड़े कोड़े। ठीक, अब देखिए ये हो गया। दूसरा क्या, अब दूसरे में आपको देखिए घड़ी, नहीं कहते, अरे घड़ी, ये क्या है, एक घड़ी, एक घड़ी, ये वाली घड़ी नहीं, पहनने वाली घड़ी नहीं, ध्यान रखिएगा, ये घड़ी, घड़ी समय वाला, सेकेंड सेकेंड। ठीक, बार बार, क्या है, बार बार। नंबर चौथा, नंबर चौथा क्या होगा, बीचों बीच, क्या है, बीचों बीच। फिर उसके बाद आपका ये जो हो गया ना द्विरुक्ति, धड़ाधड़, धीरे धीरे, क्या है, धड़ाधड़, फिर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये सब आपके द्विरुक्ति शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ये कभी कभी पूछ देगा बार बार में कौन सा समास है, इसमें आप द्वंद्व मत समझ लीजिएगा, क्योंकि बार बार आ रहा है, द्विरुक्ति आ रही है। तो द्वंद्व में द्विरुक्ति नहीं थी, अपोजिट समझे उसको, भाई बहन, माता पिता, राजा रानी, लोटा डोरी, दाल भात, ये सब था द्वंद्व में। ठीक है, ठीक, इसमें और कुछ है नहीं, था नहीं। और ये हो गया आपका अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास 2-3 तरह के होते हैं, उसको आप देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि ये कैसे है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें क्या है, अब जैसे कभी कभी द्विरुक्ति शब्दों के भी ही आ जाए, द्विरुक्तियों के ही, से, न, आ आदि रहता है। कभी कभी द्विरुक्ति शब्दों के क्या है, शब्दों के बीच, ठीक, ही आ जाता है। ठीक है, ही, से, न, क्या है, न, आ, आदि, आदि आ जाता है। शब्दों के बीच में क्या होता है, आदि जो शब्द होते हैं वो आ जाता है, आदि रहता है। ठीक है,
अब जैसे उदाहरण देखिए, अब है आप ही आप, अगर पूछ दिया तो क्या है, तो अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक, घर ही घर, क्या है, ये घर ही घर। ठीक, ये दूसरा उदाहरण क्या हो गया, घर ही घर। मन ही मन, क्या है, मन ही मन, ये हो गया आपका क्या, मन ही मन। और होगा एकाएक, इसमें द्विरुक्ति भी है और बीच में एक चिन्ह है, एक या एक हो गया एकाएक। मुहा मुंह, ठीक, मुहा मुंह को अगर आप कहेंगे, देखिए देखिए ये मुहा मुंह, ठीक, अगर हम मुहा मुंह को कहेंगे, देखेंगे, अगर मुहा मुंह को देखा जाएगा तो ये क्या आएगा, मुंह आ मुंह। ठीक, इसको जब आप वो कर देंगे, मुहा मुंह में जब आ शब्द को निकालेंगे यहाँ से, तब आपका अर्थ क्या स्पष्ट होगा, यही अर्थ इसका स्पष्ट होगा। सरासर, क्या है, सरासर। अब देखिए इसमें क्या होगा, सर प्लस क्या होगा, सर, अगर हम इसको करेंगे सर आ सर, क्या है, सर आ सर, यही हो गया आपका। कभी कभी द्विरुक्ति ही से और शब्द भी आ जाते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं, न वाला मैं उदाहरण नहीं बताया था आपसे, हो जाएगा कहीं न, क्या, कहीं न कहीं। ठीक, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, क्या, ये हो गया। ये देखिए ये जितने भी हैं, इतने आपका द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास में अब देखिए बेहतर, अब देखिए ये सब हो गया ना, ये तीनों प्रकार जितना मुझे बताना था मैंने आप लोगों को इतना सब बता दिया। ठीक है, और उसके बाद का जो है अभी एक जो सबसे बड़ा हमारा टॉपिक बचा है, क्या, तत्पुरुष समास, वो जो अव्ययी भाव है ना, उस हिसाब से इसको देखेंगे। ठीक है, अब तत्पुरुष के लिए आपको कारक बताना जरूरी है, तो कारक से पहले आपको मैं तत्पुरुष बता देता हूँ, फिर उसके बाद जब कारक बताऊँगा तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि नहीं कारक का क्या यूज है हमके किसमें, तत्पुरुष समास। चलिए अब तत्पुरुष समास देख लीजिए। अब तत्पुरुष समास में क्या है उसको आप देख लीजिए। देखिए आज क्या है, ये तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा पहले, जिस समास में अंतिम शब्द यानी उत्तर प्रत्यय, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे पदों के बीच, क्या, ऐसे पदों के बीच में कर्म से अधिकरण, ऐसे पदों के बीच में क्या है, ऐसे पदों के बीच में कर्म से अधिकरण तक, क्या है, क्या है, कर्म से अधिकरण तक एक विभक्ति चिन्हों का बोध होता है। विभक्ति चिन्हों का बोध होता है। क्या होता है, विभक्ति चिन्हों का बोध होता है। जैसे अब देखिए आपने देखा, जिस समास में अंतिम पद प्रधान, जिस समास का अंतिम पद, जिस समास में अंतिम शब्द भी आप यहाँ लिख दो भैया, अंतिम शब्द प्रधान यानी उत्तर पद प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे तत्पुरुष समास।
और एक ऐसे पदों के बीच में कर्म से लेके अधिकरण तक विभक्ति चिन्हों का बोध होता है। क्या है, इसमें विभक्ति चिन्ह का बोध आपको अवश्य होगा। आपको लगेगा कि इसमें कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह प्रयोग या यूज हुआ है। चलिए ठीक, अभी देखिए आगे क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे देखिए, कर्म तत्पुरुष समास क्या है। अब मैं क्या बताऊं, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। अब देखिए, अब ये समास जो हमने तत्पुरुष पढ़ा, अब उसमें कर्म से शुरू करेंगे। इसमें हमारा जाएगा कहाँ तक, अधिकरण तत्पुरुष समास तक जाएगा। ठीक है, अब द्वितीय तत्पुरुष समास। अब द्वितीय विभक्ति जो होती है ना, अभी हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है, अब देखिए इसमें चिन्ह का यूज होता है, ऐसे पदों के बीच में से को चिन्ह का लोप हो जाता है। अब जो को चिन्ह होता है, ऐसे पदों के बीच से को चिन्ह का क्या होगा, को चिन्ह का लोप। ऐसे पदों के बीच से क्या होता है, को चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक, इसको देख लीजिए आप। अब जैसे सिर तोड़, एग्जाम्पल देखिए क्या है, सिर तोड़। ठीक, अब ये तो आपका समस्त पद है। अब इस समास विग्रह जब इसको करेंगे हम, क्या इसका समास विग्रह, ये समस्त पद है, सामासिक पद है। इसी को सामासिक पद, समस्त पद कुछ भी कहिए, इससे कोई अंतर नहीं बढ़ता। ठीक, अब जब समास विग्रह है इसका, यानी यहां मैं लिख देता हूं क्या, समास विग्रह। जब हम समास विग्रह करें, सिर तोड़, तो सिर को तोड़ने वाला। अब देखिए, सिर को तोड़ने वाला, कर्ता ने कर्म को याद है, चिन्ह कारक वाला, कर्ता ने कर्म को। ठीक, सिर को तोड़ने वाला, ये समास विग्रह जब मैंने कर दिया आपका, सिर को तोड़ने वाला। ठीक, इसको ध्यान रखिए, सिर को तोड़ने वाला। लेकिन समस्त पद में क्या है, यहाँ पे जो समस्त पद है या सामासिक पद है, उसमें को चिन्ह का क्या है, लोप है। ठीक, सिर को, यहाँ सिर को तोड़ने वाला। ठीक, को का जो है यहाँ लोप हो। ठीक है, अगला उदाहरण एक देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आए। अगला देखिए, पॉकेट मार। ये आपका समस्त पद हो गया। पॉकेट मार क्या है, समस्त पद है। ठीक, पॉकेट मार। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पॉकेट को मारने वाला या पॉकेट को मार लेने वाला। ठीक है, पॉकेट को मार लेने वाला हो जाएगा, पॉकेट को मार लेने वाला। ठीक, पॉकेट को मार लेने वाला। देखिए, और इसमें क्या, तत्पुरुष समास में जो प्रथम पद प्रधान होता है ना, पद को जो विभक्ति है उसी विभक्ति के नाम से समास को हम कहते हैं। अब जैसे देखिए, क्या है, द्वितीय विभक्ति कर्म तत्पुरुष है, विभक्ति के नाम पे इसको हम क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक, वो पुकार। और अतः सामासिक पदों में, समस्त पदों में द्वितीय तत्पुरुष कहा जाएगा, ये तो पता है आपको, इसको ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं। द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है, समासों को पुकारने की परंपरा है। अब करण तत्पुरुष देखिए क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। क्या है, करण तत्पुरुष समास। ठीक, आइए अब इसको देखिए, ये क्या कहना चाहता है आपसे। इसमें ऐसे सामासिक पद के बीच में से चिन्ह का लोप हो जाता है। जो से चिन्ह है ना, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक, ये से का, अब ये से चिन्ह का लोप हो जाता है, का लोप हो
जाता है। ठीक, अब एग्जाम्पल इसका देखो। अब इसका आप एग्जाम्पल जब देखें ना, हाँ 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा व्यवधान था। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, करण तत्पुरुष समास से चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, से चिन्ह का होता है। अब देखिए इसमें क्या है, धर्म भीरु, क्या ये धर्म भीरु क्या है आपका, ये है आपका समस्त, क्योंकि मैं इसको लिखते चलूँ नहीं तो आप सोचेंगे कि क्या है। अब यहाँ पे मैं समास विग्रह करूँगा इसका, क्या है समास विग्रह। जब इसका आप समास विग्रह यहाँ से करेंगे तो क्या, धर्म से भीरु यानी धर्म प्लस भीरु, तो धर्म से भीरु क्या है, धर्म से भीरु। ठीक, अब धर्म से भीरु का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो डरने वाला, क्या है भीरु में डरने वाला। ठीक, यहाँ क्या हुआ, यहाँ से चिन्ह का लोप हो गया, समस्त पद से चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक, अब देखिए देह चोर, देह चोर। ठीक, ये आपका समस्त पद है। अब जब देह चोर है, अब देह चोर को हम क्या कहेंगे, देह को चुराने, देह चुराने वाला। अब देह से क्या होगा, देह से होगा, लेकिन देह से का इसमें तो हमने कहा कि लोप हो जाएगा, तो ये क्या होगा, देह चुराने वाला, देह चुराने वाला। ठीक, ये दो हो गया। एक और देख लीजिए, उपयुक्त में क्या तृतीया तत्पुरुष है। ठीक, करण से हो गया। अब देखिए अब क्या चौथा क्या है, संप्रदान का। और संप्रदान क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, ठीक है, समास, समास को आपको मैं पूरी विस्तार से यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी आपको पूरा का पूरा यहाँ से समास देखने को ये मिल जाएगा। ऐसे पदों के बीच से के लिए चिन्ह का लोप होता है, के लिए, के लिए चिन्ह का क्या है, के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या एग्जाम्पल, देवालय, क्या है, ये है आपका समस्त पद, क्या है ये समस्त। अब देवालय, अब देवालय का मतलब होता है आलय का। अब देखिए देवालय का मतलब क्या होगा, देव प्लस आलय से मिलकर बना है, देव प्लस आलय। आपको संधि भी पता होनी चाहिए इसमें, लेकिन मैं संधि बताऊंगा नहीं। देव प्लस आलय, अब देखिए यहाँ क्या, ये देव मीन्स क्या हो गया, देवता, और आलय, आलय मीन्स क्या हो गया, आलय मीन्स देवता का घर, यानी रहने के लिए, देवता के लिए आलय, देवता के लिए क्या है आलय। तो यहाँ पे क्या होगा, देवता के लिए आलय यानी घर, आलय माने रहने वाले घर। यहाँ क्या हुआ, के लिए जो चिन्ह था इसका हमने क्या किया, लोप हो गया, के लिए का लोप हो गया, यानी के ये हट गया, सीधी सी बात है, के लिए हट गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, किताब घर, किताब घर, ये आपका क्या है, ये है आपका समस्त पद। ठीक, अब देखिए इसको करेंगे तो हम क्या करेंगे, किताब, किताब माने कुछ होता नहीं, किताब मीन्स किताब होती है, तो किताब के लिए घर, किताब के लिए घर। ठीक, क्या होगा, किताब के लिए घर। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आप उपयुक्त, तो ये चतुर्थी तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये क्या है, ये चतुर्थी तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आपसे अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ठीक, अपादान तत्पुरुष में क्या होगा, अपादान तत्पुरुष में यही होगा कि इसमें क्या होगा, ऐसे सामासिक पदों के बीच से चिन्ह का लोप हो जाता है, से चिन्ह,
से चिन्ह का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक, लोप हो जाता है, ठीक है। समझिए, इससे होता है लेकिन खत्म भी होता है। अपादान मतलब एक दूसरे से छूटने की क्रिया, एकदम से छूट जाना, मतलब दोबारा उसे जुड़ाव नहीं होगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ में पत्ता लगा तब तक अपादान नहीं, जब नीचे गिरा टूट के तो अपादान कारक हुआ। से हो गया, पेड़ से पत्ता गिरा, से, ठीक। इसको देखिए आप, इसको कहेंगे नेत्रहीन। एग्जाम्पल देखिए, ये है नेत्रहीन, क्या है, ये है आपका समस्त पद। अब समास विग्रह देख लीजिए इसका, क्या है, समास विग्रह। नेत्र से हीन, नेत्र से हीन यानी नेत्र नहीं है उनके पास, नेत्र से हीन, नेत्र से, नेत्र से हीन, नेत्रहीन, ठीक, नेत्र से हीन, ठीक। पदच्युत, पदच्युत, पद से च्युत यानी हट जाना, है ना, हट जाना, ठीक। ये रहा क्वेश्चन आपका, ठीक। अब एक है संबंध तत्पुरुष, एक है संबंध तत्पुरुष समास, ठीक। इसमें क्या होगा, संबंध तत्पुरुष में होता है क्या, इसमें का, के, की, का, के, की, चिन्हों का, चिन्हों का लोप हो जाता है, का लोप हो जाता है, ठीक। क्या चिन्हों का लोप हो जाता है, इसका देख लीजिए एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या, राजकन्या, क्या होगा, इसमें का के राजकन्या, पहले दिन बताया था, राजकन्या यानी राजा की, राजा की कन्या, ये हो गया राजा की कन्या। श्रमदान, श्रमदान, इसका हो जाएगा श्रम का, इसका क्या हो जाएगा, श्रम का, ठीक। ये रहा। और आपका अधिकरण तत्पुरुष क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, ऐसे पदों में क्या, ऐसे सामासिक पदों से में और पर, में और पर चिन्हों का क्या हो जाता है, ऐसे में और पर चिन्हों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है, ठीक। अब देखिए जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, ये हो जाएगा पुरुषों में उत्तम, क्या है, पुरुषों में उत्तम, ठीक। एग्जाम्पल है, ठीक, पुरुषों में उत्तम। फिर क्या होगा आपका, रणवीर। अब देखिए रणवीर, रणवीर का मतलब क्या हो जाएगा, रण में वीर जो है, यह है रण में वीर। ये हो गया आपका खत्म, क्या, समास। समास आपका यहाँ होता है कंप्लीट। और अब अगला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं बता दूंगा क्या पढ़ाना है अगला चैप्टर। और उसके बाद अब ऐसे ही रोज सुबह 6:30 बजे की क्लास में आपके SI UP SSC टेट या हर चीज़ के लिए हिंदी यहीं से पढ़ाऊंगा, और यहीं से आप लोग की हिंदी की क्लास में अब रेगुलर 6:30 बजे करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।